हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम अपने पिछली क्लासेज में मॉडल्स टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और मॉडल्स टॉपिक में हम ज़्यादातर कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे। अब कोई जो कंसेप्ट बचे हुए हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास को अगर मैं एक बार आपको यहाँ पुनः बताऊं तो दोस्तों, हम सब ने डेयर, नीड और मस्ट को कंप्लीट किया था और मेरे ख्याल से डेयर और नीड के कंसेप्ट्स आपके बेहतर ढंग से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि डेयर और नीड जो हैं वो दो तरीके से काम में आते हैं। एक तो काम में आते हैं मॉडल के रूप में और दूसरे आते हैं मेन वर्ब के रूप में। और मॉडल्स का हम सभी को पता है कि मॉडल्स का काम अगर जब भी कोई वर्ड करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उन सभी फंक्शंस को पूरा करेगा जो एक हेल्पिंग वर्ब पूरा करती है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने डेयर और नीड को कंप्लीट किया था। इसके बाद हमने मस्ट को कंप्लीट किया था और मस्ट के कॉन्सेप्ट्स में जो हमने डिस्कशन किया था, और वो अगर कंफ्यूजेबल हैं कहीं और से, किसी दूसरे वर्ड के साथ अगर वो कंफ्यूज करते हैं, तो हमने उसे कंपेरेटिवली कंप्लीट कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मॉडल्स में हम मस्ट की बात करें तो मस्ट में एक कंसेप्ट आया था कंपल्सन, और मैंने कल आपको बताया था कि कंपल्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए मस्ट के अलावा हमारे पास एक कंसेप्ट और है, और वो है जब कभी हम हैज, है और हैड के साथ वर्ब की कॉमन इन्फिनिटिव का यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं तो वो बन जाती है कंपल्सन का कंसेप्ट बताने वाली जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है। लेकिन इसी प्रकार से कंपल्सन को मस्ट भी रिप्रेजेंट करके बताता है, लेकिन मस्ट अपने बाद कॉमन इन्फिनिटिव नहीं लेता, बेयर इन्फिनिटिव लेता है। इसके बाद में हमने मस्ट का कंसेप्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि मस्ट एक कंसेप्ट के बारे में और बताता है और वो है नेसेसिटी। और नेसेसिटी के बारे में जब बताता है तो नेसेसिटी के बारे में तो दूसरे वर्ड भी हमने वहां पर डिस्कस किए थे, दूसरे कंसेप्ट्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर भी डिस्कस की थी हमने, और वो नीड के अंडर में डिस्कस की थी। क्लियर कंसेप्ट? नीड में हमने ये डिस्कस किया था कि नीड कैन बी यूज्ड एज टू टाइप्स, एज अ मॉडल एंड एज अ मेन वर्ब। मॉडल के रूप में भी काम में आ सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम में आ सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि whenever need is used as a model we have to use bare infinitive after it, and whenever need is used as a main verb we have to use common infinitive after this word। इस वर्ड के बाद कॉमन इन्फिनिटिव आएगी जब कभी ये मेन वर्ब का काम करेगा, और बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा जब कभी ये मॉडल का काम करेगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गए थे और एग्जांपल्स भी हमने काफी कुछ इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हमारे कंसेप्ट को अगर हम बात करें तो लगभग पूरा करने का समय आ गया है। अब मॉडल्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास केवल दो मॉडल बचे हैं यहां पर, एक तो बचा है यूज्ड और एक बचा है वुड। बाकी कैन हम कंप्लीट कर चुके और कैन के हिसाब से ही हम कुड को भी कंप्लीट कर चुके हैं, मे को कंप्लीट कर चुके हैं और माइट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमने शुड भी कंप्लीट कर लिया था, हमने ऑट भी कंप्लीट कर लिया था, ऑट कंप्लीट हो ही गया था शुड के हिसाब से, मस्ट कंप्लीट कर लिया था, डेयर और नीड कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास केवल वुड बचा है और यूज्ड बचा है। तो आज की क्लास में हम इनको डिस्कस करके और इन्हें कंप्लीट करेंगे, और जिससे कि अब हमारा मॉडल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बाद में हम मॉडल के कॉमन जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में होगा तो वो और दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मॉडल्स। और मॉडल्स की ही कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक वर्ड बचा है यूज्ड। हमारे पास एक वर्ड है क्या? यूज्ड। हालांकि माय डियर, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जगह आपको यूज्ड टू कहकर बताया जाता है, लेकिन यूज्ड टू कोई वर्ड नहीं है। ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं होता, मॉडल के रूप में केवल ये यूज्ड आता है। ये बात अलग है कि इसके बाद में फिर कॉमन इन्फिनिटिव यूज होती है, और कॉमन इन्फिनिटिव मतलब जब वर्ब की रूट फॉर्म टू के साथ आती हो। और इसके कई कारण मैंने आपको बताए थे कि यूज्ड जब मॉडल के रूप में यूज हो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब। और ये हमने डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल सिंगल वर्ड यूज किया जाता है, और अगर यूज्ड टू हम बोलेंगे तो ये दो वर्ड हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूज्ड टू ही अगर एक मॉडल है तो फिर तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी ना, एक फिर फ्रेम बन जाएगा केवल।
और फ्रेम क्या बनेगा कि जब भी सेंटेंस में यूज्ड टू अगर दिया जा रहा हो तो हम तो ये मान लेंगे कि यहां ये मॉडल है, क्योंकि हमें तो सिखाया ही ये गया है कि यूज्ड टू जब होता है तब वो मॉडल का काम करता है। लेकिन माय डियर रियलिटी ये है, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल, एज अ मेन वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। इस वर्ड का प्रयोग तीन तरीके से किया जा सकता है, मॉडल के रूप में भी, मेन वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी। तीनों तरीके से इसका प्रयोग हो जाता है। और माय डियर सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही रूपों में या तीनों ही स्ट्रक्चर में इसके साथ टू का प्रयोग किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यूज्ड के बाद टू लगा हुआ हमें मिलता है। और अगर टू लगा हुआ ही हमें मिल रहा है तो फिर तो यूज्ड टू का कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ कि यह मॉडल होता है। मेरे ख्याल से यूज्ड टू, अगर मैं एक सिंपल वे में बात करूं, यूज्ड टू मॉडल भी होता है, यूज्ड टू मेन वर्ब भी होता है, यूज्ड टू एडजेक्टिव भी होता है। तो फिर हम डिसाइड कैसे करें कब इसको मॉडल की कैटेगरी में रखना है, कब मेन वर्ब की कैटेगरी में रखना है और कब एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखना है। तो माय डियर ये सब कुछ डिसाइड होता है प्रॉपर इसके जो फंक्शंस हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर है और प्रॉपर इसका जो कंसेप्ट है उसे समझने से। अब माय डियर यूज्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे कि आपका ये यूज्ड कंसेप्ट है वो फटाफट कंप्लीट हो जाए। एक तो तरीका है ये कि मैं इसे आपको अपने हिसाब से बताता हुआ चलूं, अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपके मन में चाहे परेशानी क्रिएट हो जाए, आप इससे संबंधित कुछ भी नहीं सीख पाए, बस मैं सोच लूंगा मैंने तो अपना काम कर दिया। लेकिन माय डियर ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर अगर हूं तो आपकी वजह से ही हूं और आपके लिए ही हूं। तो माय डियर आपका कंसेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो मैं इस यूज्ड को कंप्लीट करूं उससे पहले मैं दो वर्ड आपके यहां पर लिख रहा हूं। एक तो वर्ड है फैमिलियर और एक वर्ड है हमारे पास हैबिचुअल। एक तो है फैमिलियर और दूसरा वर्ड है क्या, हैबिचुअल। ये वर्ड है, दोनों में डिफरेंस हमें करके बताना है। और साथ में एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, showed a good talent in controlling दिस ओल्ड का। माय डियर ये सेंटेंस पढ़िए और आपको पता लगाना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, और इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती अगर है तो कौन सी गलती है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो आराम से आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, फिर हम फैमिलियर और हैबिचुअल में डिफरेंस करेंगे। पहले इस सेंटेंस को पढ़िए, ही शोड अ गुड टैलेंट इन कंट्रोलिंग दिस ओल्ड कार। ये सेंटेंस है आप, और इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो माय डियर देखिए, एक एक वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का आना कोई बुरी बात नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहां पर गुड की वजह से आर्टिकल लगना जरूरी है। टैलेंट वर्ड आया है, इनके बाद में आप कहीं सोच रहे हो कि कंट्रोलिंग आईएनजी फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि माय डियर इन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर वर्ब हमें लगानी हो तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। यह आपको विशेष याद रखना, जिसे हम जेरंड फॉर्म कहकर पुकारते हैं। क्योंकि माय डियर नियम तो यह है कि प्रीपोजिशन के बाद या तो आप सिर्फ नाउन लगा सकते हैं और या प्रोनाउन लगा सकते हैं। नियम तो बेसिक तो यही है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। लेकिन माय डियर इन दोनों ही जगह पर जेरंड फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेरंड अपने आप में नाउन का काम ही करती है, और इसीलिए जब यहां पर ये प्रीपोजिशन है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होना बिल्कुल सही है। दिस ओल्ड कार में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन माय डियर मैं आपको बता दूं, जहां प्रॉब्लम है वो है इस टैलेंट वर्ड में। माय डियर इसकी जगह जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा क्या, स्किल। क्या वर्ड आएगा, स्किल वर्ड आएगा। देन नाउ हमें डिफरेंस करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर टैलेंट क्या होता है, जो जन्मजात होता है, जो
ऑलरेडी मतलब जिस व्यक्ति की विशेषता है वो उसका टैलेंट कहलाता है। किसी काम को करने की प्रक्रिया जो होती है वो टैलेंट है, जो जन्मजात होती है ज्यादातर। और उस कंडीशन में फिर स्किल क्या है? तो फिर तो माय डियर, स्किल जो है ये निपुणता होती है। इसको हिंदी में समझो, कुशल व्यक्ति होता है, कुशलता होती है, निपुणता होती है, उसे हम कहते हैं स्किल। और माय डियर, निपुणता या कुशलता कब आती है? जब किसी फैक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम मान लीजिए इंग्लिश को आप, इस मॉडल टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें आप क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसमें आप निपुण हो जाएंगे, तो ये आपका स्किल हो गया है यहां पर। और माय डियर, आप अच्छे प्रकार से जानते हैं किसी भी कार को कंट्रोल करना किसी व्यक्ति की जन्मजात विशेषता नहीं होती, वो उसका टैलेंट नहीं होता। इसीलिए कार अच्छे तरीके से तेज स्पीड पे भी ड्राइव कर लेना, तेज स्पीड पर कार चल रही है, अचानक रोककर उसे कंट्रोल कर लेना, ये सब बताइए जन्मजात है या प्रैक्टिस से आता है? तो आपका जवाब होगा सर प्रैक्टिस से आता है। तो माय डियर, ये ध्यान रखिए, जो भी चीज प्रैक्टिस से आती है, ज्यादा दिन फॉलो करने की वजह से आती है, जिसमें भी एक्सपर्टनेस आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। तो माय डियर, टैलेंट जो होता है वो होता है बाय बर्थ, इनहेरिएंट जिसे कहते हैं, इनहेरिट जो होता है, और इनहेरिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टैलेंट कहते हैं। लेकिन माय डियर, स्किल जो होता है ये आपके किसको बताता है? एक्सपर्टनेस को बताता है, निपुणता को बताता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस 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 आप करते गए तो उससे जो आपको एक्सपर्ट आप बने, जो आपके अंदर निपुणता आई, तो उसे हम कहते हैं स्किल। अच्छा, इसको इस प्रकार से समझिए कि कई बार कई इंस्टीट्यूट होती हैं, कई बार स्कूल्स होती हैं, गवर्नमेंट तक होती है, वो कई लोगों के लिए, आप मुझे बताइए, टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है? तो सबका जवाब होगा सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। और अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां मौका मिलता है कि आप किसी भी अपने गुण को, किसी भी अपने फैक्ट को, या किसी भी एक आदत को, या किसी भी कार्य को प्रैक्टिस करके अपने स्किल में बदल सकते हैं उसे। तो अब प्रैक्टिस की जाती है, और वो प्रैक्टिस किसी की भी हो सकती है। आप स्केटिंग करते हैं, आप राइटिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत अच्छी राइटिंग आप लिखने लग गए हैं, बहुत अच्छी स्पीड से आप लिख लेते हैं, कम समय में अच्छा लिख लेते हैं, वो सब क्या है? आपकी स्किल है। ये जन्मजात नहीं होती, ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर वो कंसेप्ट? टैलेंट क्या है बताइए? टैलेंट जो जन्मजात होता है, जो अंदर सबके एक गुण होता है, मेंटल एबिलिटी होती है, वो सब क्या है? टैलेंट है। लेकिन स्किल क्या होता है? जब उस मेंटल एबिलिटी में हम, जो भी हमारे अंदर गुण है, उसमें हम क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक्सपर्ट होते ही वो क्या कहलाने लगती है? स्किल कहलाने लग जाती है। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसीलिए चलाए जाते हैं। तो इसीलिए यहां कार को कंट्रोल करने की बात हो रही है। और कार को कंट्रोल करना, अच्छा, पहले दिन जब आपने बाइक चलाई थी, पहले दिन जब साइकिल चलाई थी, पहले दिन जब कार चलाना सीखा था, तो क्या इतने अच्छे तरीके से चला लिया था क्या जैसा आप आज चलाते हो? आप कहेंगे नहीं सर, उस टाइम पे तो पता नहीं कितने लोगों को टक्कर मारी थी, हम कितनी बार गिरे थे, हाथ पैर फुड़ाए थे कितनी बार, पता नहीं है, यही कहते हैं हम। लेकिन माय डियर, अब तो आप इतने उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, प्रैक्टिस करते करते इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जैसे मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जैसे मैं भी आप लोगों से ही जुड़ा हुआ हूं, तो ये सारी बातें मेरे साथ भी घटित हुई हैं कि जब बाइक चलाना जब सीखा था मैंने, तो उस कंडीशन में ऐसा होता था कि ध्यान ऐसा रहता था और कहीं तो ध्यान रहता ही नहीं था। और कभी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमें बाइक रोकने की जरूरत है, तो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते थे, यार अब क्या करें, कैसे उसका गियर डाउन करें, कैसे ब्रेक लगाएं, आगे वाला ब्रेक किस उससे लगेगा, हाथ से लगेगा, पैर से लगेगा, पीछे वाला ब्रेक किससे लगेगा, सोचने में रह जाते थे। हमें थोड़ा सा उसकी क्या है, क्लिच को भी स्लो करना है या फिर उसको लूज छोड़ना है, और उसको लूज करने के बाद में, लेकिन होता क्या था, हम इन चीजों को एक साथ इतने फंक्शन आ जाते थे कि हम कंफ्यूज हो जाते थे, और गियर डाउन करने की बजाय, ब्रेक लगाने की बजाय क्या हो जाती थी, रेस खिंच जाती थी, और फिर सामने टक्कर होती थी, नहीं होती थी। तो यही कंसेप्ट है। लेकिन आज क्या होता है, आज आप भी जानते हैं कि आप बाइक चला रहे हैं, अपने साथी से बगल में, या पीछे साथी कोई बैठा हुआ है, बगल में दूसरी बाइक पर चल रहा है, उससे बात करते हुए जा रहे हैं, अचानक सामने कोई परिस्थिति आती है, आपको बाइक रोकने की जरूरत है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, आपकी बातचीत अनवरत रूप से चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन आपका
हाथ जो है, एक हाथ है वो आगे वाले ब्रेक को दबा देगा, एक पैर है वो आपके पिछले ब्रेक को दबा देगा। बाइक का जो पिछला ब्रेक है वो मेरे ख्याल से पैर से ही लगता है, हम सब जानते हैं, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है। एक पैर है वो गियर डाउन कर देगा, एक पैर है वो हाथ जो है वो क्लिच दबा देगा। तो यानी सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि अपने आप अब ऐसा लगता है कि हमारा हर बॉडी पार्ट जो बाइक को कंट्रोल करने में काम में आता है, उन सबके अंदर एक अलग अलग दिमाग फिट हो गया है। ऐसा ही लगता है हमें। तो माय डियर, ये जो आपका अलग अलग दिमाग फिट हुआ है अब दिमाग हर बॉडी पार्ट के साथ, यही क्या कहलाता है? स्किल कहलाता है। ये टैलेंट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता दूं, टैलेंट जो जन्मजात होता है, जो हमारा गुण है, मेंटल एबिलिटी है, उनके लिए हम यूज करते हैं टैलेंट। और जब उस मेंटल एबिलिटी को प्रैक्टिस कर करके हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, तो उस एक्सपर्टनेस को ही कहा जाता है क्या? स्किल कहा जाता है। क्लियर कंसेप्ट? अब आते हैं फैमिलियर और हैबिचुअल पर। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों वर्ड्स पर, ये भी इनके जैसे ही हैं। अब हैबिचुअल क्या होता है? आप सबको पता है, ये हैबिट वर्ड से बना है। हैबिट का मतलब होता है आदत। अच्छा एक बात बताइए, किसी काम को करने की आपको आदत है, किसी काम को करने की आदत है, तो जरूरी है क्या कि उसमें एक्सपर्टनेस हो? बताइए, जरूरी है कि एक्सपर्टनेस हो? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो जरूरी नहीं है। आदत होने में एक्सपर्टनेस का होना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानता, कोई व्यक्ति बुक पढ़ना नहीं जानता, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए रोज उसकी आदत है सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाता है, बुक लेकर बैठ जाता है, तो वो क्या है? उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है, ये उसकी हैबिट बन चुकी है। रोज उस काम को करना है उसे, ठीक है, रोज उस काम को करना है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रोज बाइक लेकर निकलता है और रोज टक्कर मार के घर आ जाता है, लेकिन फिर भी बाइक चलाना नहीं छोड़ रहा है, वो रोज इस काम को करता है वो। तो ये क्या है? उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है। तो ओनली डूइंग वर्क विदाउट एनी एक्सपर्टनेस, बिना किसी एक्सपर्टनेस के कार्य को रोजाना करना ही, या एक फ्रिक्वेंटली करना, एक रोजाना का मतलब है फ्रिक्वेंटली, एक नियम के अनुसार करना, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना, माय डियर, इट इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्टिविटी। जबकि फैमिलियर जो होता है, फैमिलियर का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसे समझिए, आप पहली बार किसी क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने टीचर के साथ उतना बोल लेते हैं क्या जितना आप 2 महीने बाद में टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं? पहले दिन तो चुपचाप बैठे रहते हैं कि पता नहीं भाई साहब कैसे हैं, भाई साहब का स्वभाव कैसा है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। लेकिन धीरे धीरे आपको स्वभाव का पता लगता है और अब आप डिस्कशन करने लग जाते हैं। क्लास से बाहर भी आराम से बात करते हैं, क्लास में भी आराम से हंसी मजाक चलती रहती है लोगों की। ये क्या हुआ? फैमिलियर सिचुएशन। आप उस टीचर के साथ क्या हो गए हो? फैमिलियर। भाई फैमिलियर वर्ड किस वर्ड से बना है? फैमिली वर्ड से बना है। और फैमिली का मतलब है हमारे परिवार के जैसा हो जाए। अब परिवार के लोगों के साथ आप कितना नॉर्मल बिहेव करते हो, कहीं कोई फॉर्मेलिटीज पूरी थोड़ी ना करते हो, नॉर्मल बिहेव होता है, उनसे किस प्रकार का कोई डर नहीं होता, सम्मान होता है उनके प्रति। वो बात अलग है, बहुत से लोग कहते हैं हमें पापा से डर लगता है, हमें तो मम्मी से डर लगता है, बड़े भैया से डर लगता है। मेरा मानना है शायद ये कॉन्सेप्ट गलत है थोड़ा। हम अपने ही लोगों से यदि डरें तो फिर तो क्या मतलब? फिर तो डेफिनेटली कि कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब उनका जब डर खत्म हो जाएगा तो आप उनको जो कुछ मान रहे हो, उनको कोई सम्मान दे रहे हो, वो देना बंद कर दोगे। क्योंकि डर तो यही होता है और डर एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है। ये लाइफ के एक फैंटेसी ये कह सकते हैं हम। डर तो खत्म होता है। हम तो क्या करते हैं? अपने लोगों के प्रति डर नहीं होना चाहिए मन में, अपने लोगों के प्रति सम्मान की भावना होती है। तो माय डियर, हम उन्हें सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और रिस्पेक्ट की वजह से हम उनके सामने नहीं बोलते, हम उनके कोई बात इग्नोर नहीं करते, उनकी सेवा करते हैं, वो जो कुछ कहते हैं उसे फॉलो करते हैं। ये सम्मान होता है, डर नहीं होता। और डर जब भी होता है ना, तो डर वाला व्यक्ति तो क्या करता है? ये कहता पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे, किसी भी व्यक्ति की बात होती है तो। और सम्मान होता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, इनके साथ तो जिंदगी भर रहना चाहिए हमें, इनके बिना तो शायद लाइफ ही नहीं है हमारी। तो वही कंसेप्ट है कि तो फैमिली के लोगों के लिए हम ऐसा सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिलियर सिचुएशन। तो माय डियर, जब किसी चीज में आप स्किल हासिल कर लेते हो, दिस वर्ड इज सिमिलर टू स्किल। ये वर्ड किससे संबंधित है? स्किल से। तो फैमिलियर तब होते हैं हम जब क्या हो जाते हैं? उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है। आप एक बात बताइए, फ्रेंच लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, शुरू शुरू में तो आप आराम ऐसे बोलते हैं, कोई शब्द, 2 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द सीख लिए, आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। ये तो कहते हैं अरे यार एक्सपर्ट है, इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट है, फ्रेंच बोलने में एक्सपर्ट है, जर्मन बोलने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट वर्ड तो यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइए, लैंग्वेज बोलने में, लैंग्वेज लिखने में व्यक्ति हैबिचुअल होता है या फैमिलियर होता है? क्या होता है बताइए? फैमिलियर होता है, हैबिचुअल नहीं होता। हैबिचुअल तो ये होता है रोज किसी काम को करना, जैसे कि ऐसे समझिए, फैमिलियर किससे संबंधित है? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट किससे संबंधित है? स्किल से। हैबिचुअल किससे संबंधित है? किसी भी काम को करना जिसमें कोई एक्सपर्टनेस नहीं हो और एक्सपर्टनेस शो नहीं की जाए। मैं कोई कार चलाकर रोज आ रहा हूं, बस इतना सा बताता हूं मैं कि कार रोज चलाता हूं, तो अब इस सेंटेंस को आप किसका मानोगे, फैमिलियर का या हैबिचुअल का? माइडियर ध्यान से देखिए, मैं कार रोज चलाता हूं, मैं कार रोज चलाता हूं, तो माइडियर रोजाना वो काम हो रहा है, और रोजाना अगर ये काम हो रहा है, डेली कोई वर्क हो रहा है, तो माय डियर इस सेंटेंस में कहीं कोई एक्सपर्टनेस का जिक्र नहीं हो रहा है। सो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू हैबिचुअल एक्टिविटी। ये हैबिचुअल एक्टिविटी को बताता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तेज स्पीड पर भी बिना किसी प्रॉब्लम के कार को कंट्रोल कर सकता हूं, कार को ड्राइव कर सकता हूं, तेज स्पीड में भी, तो माय डियर तेज स्पीड में बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, कार कंट्रोल भी कर सकता हूं, कार ड्राइव भी कर सकता हूं, माय डियर इसका मतलब है वो व्यक्ति कैसा हो गया है? एक्सपर्ट हो गया है, और इसीलिए इस सिचुएशन को माना जाएगा क्या? फैमिलियर सिचुएशन माना जाएगा। तो रिवाइज कीजिए एक बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल? टैलेंट दैट इज रिलेटेड टू बाय बर्थ, यानी ये जो जन्म से रिलेटेड है। स्किल दैट इज रिलेटेड टू एक्सपर्टनेस, जिसमें हम निपुण हो जाएं, कुशल हो जाएं, प्रवीण हो जाएं, उसे कहा जाता है स्किल। इसी प्रकार से डिफरेंस बिटवीन फैमिलियर एंड हैबिचुअल, अगर कोई कार्य रोजाना किया जाता है जिसमें किसी एक्सपर्टनेस की बात नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्टिविटी, और जिसमें एक्सपर्टनेस आ जाए वो क्या हो जाता है? फैमिलियर कंडीशन हो जाती है। ये आपको याद रखना है। मैं समझता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब अपना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है यूज्ड को, माय डियर, इसको विशेष रूप से याद रखना है आपको। इस वर्ड का प्रयोग पहली बात तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो इसका प्रयोग होता है किसके रूप में? मॉडल के रूप में। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, यह मैं आपसे वादा करता हूं। कोशिश करेंगे कि हम इसे बेहतर ढंग से कंप्लीट करें, और बेहतर ढंग से कंप्लीट करने के लिए मैं इसकी स्ट्रक्चर वाइज आपको इसे समझा रहा हूं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। माय डियर, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल, और यह आपको विशेष याद रखना है कि जब भी यह मॉडल के रूप में आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप याद रखिए। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्या? यूज्ड। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? यूज्ड। से की साउंड आएगी, फिर डे की साउंड आएगी। और माय डियर ध्यान रखना है आपको कि ये तब काम करता है मॉडल का जब आपको सेंटेंस में दे रखा हो क्या? क्या बोलेंगे इसे? यूज्ड। फिर उसके बाद में दे रखा हो क्या? टू। और फिर उसके बाद में दे रखी हो वर्ब की रूट फॉर्म। क्या दे रखी हो माय डियर? रूट फॉर्म दे रखी हो। और माय डियर अगर ऐसा दे रखा है तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बताता है किसके बारे में? पास्ट हैबिट के बारे में आपको बताता है। किसके बारे में बताता है? पास्ट हैबिट के बारे में आपको बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैं देखिए, ये दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर यही होगा। देखिए, ये आपके बताता है किसको? पास्ट हैबिट को। इसे थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग मैंने कलर से लिख दिया है, जिससे कि थोड़ा सा अलग ही दिखेगा, हमें मिक्स होता हुआ नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको हैबिट लिख रहा है, तो जब भी आपको हैबिचुअल सिचुएशन बतानी हो, तो हैबिचुअल सिचुएशन का मतलब आप समझ ही गए,
जिसमें एक्सपर्टनेस जैसी कोई बात नहीं हो, केवल कार्य किया जाता था रोज, या किया जाता है या किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल सिचुएशन। याद रहेगा, अभी हमने डिस्कशन कंप्लीट किया इस हैबिचुअल का और फैमिलियर का। तो जब कभी भी माय डियर आपको सेंटेंस में क्या मिल रहा हो, यूज्ड मिल रहा हो, टू मिल रहा हो, और उसके बाद रूट फॉर्म मिल जाए, तो माय डियर ये वर्ड काम करेगा किसका, मॉडल का। इस टाइम पर अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा क्या, यूज्ड हो जाएगा। तो यूज्ड प्लस टू प्लस रूट फॉर्म, इट मींस दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट हैबिट। तो किससे संबंधित होगा ये, पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड बन जाएगा। क्लियर यहां तक? अब देखिए समझ, मैं एग्जांपल लिखूंगा बाद में जिससे कि कंपेरेटिवली समझ लें। एक बार मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सभी उनको ध्यान देना है आपको। फिर माय डियर इसके बाद में ये आपके काम करता है मेन वर्ब का। किसका काम भी करता है, मेन वर्ब का काम भी करता है। और माय डियर जब ये मेन वर्ब के रूप में काम में आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्या, यूज्ड। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, यूज्ड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और माय डियर मेन वर्ब के रूप में इसकी दो स्ट्रक्चर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो सिंपल आपके यूज्ड आ जाए, उसके प्लस में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, और ये नाउन प्रोनाउन जो है वो इस यूज्ड का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यानी इसका प्रभाव पड़ेगा इस पर, और इसका अर्थ जो निकलेगा वो इसका अर्थ निकलता है प्रयोग करना। क्या अर्थ निकलता है, प्रयोग करना इसका अर्थ निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कहते हैं ना, यूज का मतलब प्रयोग करना भी होता है। जैसे आपने कह दिया ही यूज्ड माई कार, तो हमने इसका मतलब क्या निकला, उसने मेरी कार का प्रयोग किया। तो ही यूज्ड माई कार, तो कार क्या आ गया, नाउन आ गया। इट मींस इस स्ट्रक्चर में यूज्ड जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और मैं एग्जांपल्स जब लिखूंगा तब आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो केवल आपको ये स्ट्रक्चर समझने और स्ट्रक्चर के आगे कुछ नहीं सोचना। ये मत सोचना कि अरे सर कैसे पता लगेगा इतने फंक्शंस का, वो मैं हूं आपके साथ, तो अपने आप पता लग जाएगा, उसका आपको कोई टेंशन नहीं करना है। दूसरे स्ट्रक्चर में माय डियर क्या होता है कि सेंटेंस में पहले क्या दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट। वैसे सेंटेंस में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और उसके बाद में आपको दी जाएगी फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म दी जा रही होगी। किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म दे रखा होगा, और उसके प्लस में आपको देगा क्या, यूज्ड, उसके प्लस में देगा क्या, टू, और फिर आपको देगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूट फॉर्म देगा। अब समझने वाली बात आई यहां, माय डियर यूज्ड के बाद में टू भी आ रहा है और रूट फॉर्म भी आ रही है, टू भी आ रहा है और रूट फॉर्म भी आ रही है। लेकिन आप बताओ ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हमें कंफ्यूज करेगी क्या, करेगी क्या? आप देखिए माय डियर नहीं करेगी, क्योंकि यहां तो किसकी फॉर्म दी जा रही है, बी की फॉर्म। किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी जा रही है। लेकिन माय डियर अगर हम बात करें यहां यूज्ड खुद किसका काम कर रहा है, मॉडल का। मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हम ये कह सकते हैं इसके साथ कि यहां इसका प्रयोग विदाउट हेल्पिंग वर्ब किया जाएगा, यानी इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के इसका प्रयोग किया जाएगा। बिकॉज मॉडल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स का प्रयोग भी किस रूप में किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। यह आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आए, फिर बी की फॉर्म आए, फिर यूज्ड आ जाए, फिर टू आ जाए और फिर रूट फॉर्म आ जाए, तो यह भी किसका काम कर रहा होगा, मेन वर्ब की स्ट्रक्चर को बताएगा। और माय डियर आप मुझे बताइए, जब भी वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो सेंटेंस कैसा बन जाता है, वो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, पैसिव सेंटेंस बन जाता है। कैसा सेंटेंस बन जाता है, पैसिव सेंटेंस बन जाता है। ये आपको याद रखना है। कैसा सेंटेंस, पैसिव। एक्टिव में तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और पैसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? अब बात आती है आपकी तीसरे फंक्शन की। माय डियर तीसरा ये काम करता है किसका, एडजेक्टिव का काम करता है।
और एडजेक्टिव के रूप में आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा क्या, यूज्ड। से की साउंड आएगी इसके समान, लेकिन यहां डे की साउंड आ रही है और यहां किसकी साउंड आएगी, टे की साउंड आएगी। और माय डियर तीनों जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन ही अलग अलग हो गया है। और जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माय डियर यहां भी दो स्ट्रक्चर होती हैं। जब आपको सेंटेंस में यूज्ड दिया जाएगा और उसके बाद में कोई नाउन दी जाएगी, प्रोनाउन नहीं मिलेगा। अब यहां इस शब्द के बाद प्रोनाउन नहीं मिलेगा, और ध्यान रखिएगा ये यूज्ड शब्द जो है वो इस नाउन को माय डियर कर रहा होगा क्या, क्वालिफाई कर रहा होगा। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। खूब सुनते हैं आप, जब कभी भी आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो आप कहते हैं ना आपसे न्यू कार, न्यू फोन, या फिर न्यू बाइक, या फिर ओल्ड कार, ओल्ड बाइक, या फिर यूज्ड कार। तो यूज्ड वर्ड का भी प्रयोग होता है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं यहां पर। तो मैं आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन को अलग अलग तरीके से लिखवा रहा हूं कि कब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए और कब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, वो मैं आपको लिखवा देता हूं पूरा एक बार, इसको यहां से हटाकर। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसकी कितनी स्ट्रक्चर होती हैं, दो स्ट्रक्चर होती हैं। एक तो जब यूज्ड होगा और उसके प्लस में क्या आएगी, नाउन आएगी, और ये यूज्ड इस नाउन को माय डियर क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई। तो यहां ये यूज्ड जो है ये मेन वर्ब से बना हुआ यूज्ड है, इसलिए यहां तो इसका प्रोनाउंसिएशन यूज्ड ही करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यूज्ड। लेकिन चूंकि इसका फंक्शन हमारे यहां मॉडल्स के मामले में नहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम ज्यादा याद नहीं रखते। लेकिन माय डियर जब भी इसका प्रयोग कैसे किया जाए वो मैं आपको बता दूं। एनी वर्ब, कोई भी वर्ब मिल जाए सेंटेंस में, बहुत ध्यान से समझना है इसको। कोई भी वर्ब मिल जाए, उसके प्लस में आपको यह शब्द दे दिया जाए, उसके प्लस में आपको दे दिया जाए क्या, टू दे दिया जाए, और माय डियर इसके बाद या तो मिले क्या, नाउन, या मिले क्या, प्रोनाउन। और माय डियर अगर आपको वर्ब मिलती है तो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, आईएनजी। समझो एक बार फिर से, अगर एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है तो दो प्रकार से होता है। एक जब इसका प्रयोग होगा किस रूप में, यहां आप यूज्ड का प्रयोग करोगे, फिर नाउन का प्रयोग कर लोगे, और ये यूज्ड शब्द इस नाउन को क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा, इसकी विशेषता बता रहा होगा। जैसे मैंने कहा यूज्ड कार, यूज्ड बाइक। तो ये जो शब्द आते हैं तो वहां हम कहेंगे कि कैसी बाइक, तो आप कहेंगे यूज्ड, प्रयोग की हुई। तो वहां पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो माय डियर उस टाइम पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा, यूज्ड होगा, क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ शब्द है। लेकिन माय डियर जब इस स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने लिखा एनी वर्ब, कोई भी वर्ब आ सकती है, कोई लिमिट नहीं है। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, दूसरी कोई मेन वर्ब भी आ सकती है, क्योंकि वर्ब तो आएगी, क्योंकि इसमें और कोई तो वर्ब दिखाई नहीं दे रही। इसको वर्ब नहीं मानना है, ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। और माय डियर इस टाइम पर इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, जो मैंने अभी शुरू में आपको बता दिया था, यूज्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। और माय डियर ये आपको मॉडल्स के मामले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन हम उसे सिंपल तरीके से समझेंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझो डिफरेंस कैसे करेंगे, समस्या आपको कहां क्रिएट हो सकती है वो भी मैं बता देता हूं। एनी वर्ब, यूज्ड, फिर टू, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, तीनों चीजें आ सकती हैं। नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकती है। लेकिन माय डियर जब वर्ब आएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देखो मॉडल्स में इसमें डिफरेंस क्या होगा। पहली बात तो मॉडल्स के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं आएगी, इसके साथ वर्ब आएगी। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मॉडल्स में टू के बाद रूट फॉर्म लगेगी, और यहां वर्ब अगर लगेगी तो कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। लेकिन इतना सा कंसेप्ट जानने से हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता, इसीलिए माय डियर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वास्तविक रूप से कई बार मान लो मॉडल के रूप में ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, एडजेक्टिव के रूप में ये अपने साथ रूट फॉर्म नहीं लेता, दोनों एक दूसरे का एक एक रूल तो क्या कर रहे हैं,
अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब माय डियर मान लो क्वेश्चन ऐसा कोई आपको दे दिया जाए जिस क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी हो, जिस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी हो यूज्ड से पहले। किससे पहले? यूज से। ध्यान से समझना, किसी सेंटेंस में आपको यूज्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी हो और उसके बाद रूट फॉर्म दे रखी हो। अब देखो रूट फॉर्म तो किसका फंक्शन है? मॉडल का। हेल्पिंग वर्ब किसका फंक्शन है? एडजेक्टिव का। तो दोनों का एक एक फंक्शन यूज कर लिया और आपसे कह दिया इस सेंटेंस को सही करके बताओ। तो माय डियर आपको हेल्पिंग वर्ब हटानी चाहिए वहां से या फिर वर्ब की फॉर्म को रूट फॉर्म से बदलकर आईएनजी फॉर्म में बदलना चाहिए। कैसे आप इस चीज को अप्लाई करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के? तो इसका एक तरीका है, आप याद रखो, मॉडल जब भी आता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये याद रखो आप। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट हैबिट को। तो माय डियर सेंटेंस पढ़ लो, मैंने पूरा तरीका बता दिया आपको। हैबिचुअल सिचुएशन और फैमिलियर सिचुएशन, स्किल और टैलेंट में डिफरेंस इसीलिए बताया था मैंने कि यहां आपके चुटकियों में फटाफट ये क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जब मॉडल के रूप में आता है तो किसको बताता है? पास्ट हैबिट को। तो माय डियर सेंटेंस पढ़ना, सेंटेंस पढ़ने से अगर हैबिचुअल सिचुएशन पता लग रही है, किसका पता लग रहा है? हैबिचुअल सिचुएशन का पता लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपको वहां इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किस रूप में? मॉडल के रूप में करना पड़ेगा। और मॉडल के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमें वहां से क्या हटानी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब हटानी पड़ेगी। लेकिन माय डियर जब भी ये इस तरीके से काम आता है आपके एडजेक्टिव के रूप में, तो माय डियर ये आपको फैमिलियर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके बताता है। जब भी ये शब्द एडजेक्टिव के रूप में आता है, यूज्ड के रूप में आता है, तो एक किस सिचुएशन को बताता है? फैमिलियर को। तो कांसेप्ट क्लियर। तो अब समझो, जब आपको कोई सेंटेंस दे रखा हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो और रूट फॉर्म भी हो, अब मॉडल के साथ रूट फॉर्म तो आती है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब हटानी चाहिए या फिर एडजेक्टिव के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आती है लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। तो इस रूट फॉर्म को आईएनजी में बदलना चाहिए। अब क्या करें हम? कैसे डिसाइड करें कि इस सेंटेंस में यूज्ड शब्द के साथ से हेल्पिंग वर्ब हटानी चाहिए या फिर वर्ब की रूट फॉर्म के स्थान पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी चाहिए? तो यह डिसाइड करके बताएगा हमें सेंटेंस। और सेंटेंस कैसे बताएगा यह मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस पढ़िएगा। सेंटेंस में आपको अगर हैबिचुअल सिचुएशन पता लग रही है तब तो आप समझ जाइएगा कि यहां हमें यूज्ड का प्रयोग करना होगा। किस रूप में? मॉडल के रूप में। और मॉडल के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तब तो आप उसके साथ से हेल्पिंग वर्ब हटा दीजिएगा। लेकिन अगर सेंटेंस से आपको पता लग रहा है किसका? फैमिलियर सिचुएशन का पता लग रहा है। किसका पता लग रहा है? फैमिलियर सिचुएशन का। इसका मतलब हमें इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करना होगा। और अगर एडजेक्टिव के रूप में इसका हमें प्रयोग करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो रखनी है। अब क्या करना होगा? रूट फॉर्म को बदलना होगा। किसमें? आईएनजी फॉर्म में बदलना होगा। यह आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो अब आपको यह स्ट्रक्चर याद रखनी है। इसे एक बार पूरा फंक्शन मैंने जो फैमिलियर, हैबिचुअल, टैलेंट, स्किल और ये इसके स्ट्रक्चर बताए थे, कौन से स्ट्रक्चर में किसका काम करेगा, ये सब आपको रिवाइज करना है। अब मैं इसके सेंटेंस बताऊंगा लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपको खुद को, तब तक का मैं आपको समय दे रहा हूं इनको रिवाइज करने का। रिवाइज करिएगा और तब मैं देखूंगा कि आप में से कितने कैंडिडेट हैं जो सही जवाब ढूंढते हैं। फिर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा और उन सेंटेंसेज में से आपको सेंटेंस सही गलत इनका पता लगाना होगा और फिर उसे सही करना होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आप इनको रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।